नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो स्टूडेंट हैं और वो भी फर्स्ट ईयर के, तो उनके प्रैक्टिकल में क्या क्या आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपके लिए एक वीडियो अपलोड की जा रही है जिसमें आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात आपके लिए यह है कि आपको इन सभी पेपर्स के नाम याद होने चाहिए। जो आपके थ्योरी पेपर्स हैं, इसका नाम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग इंपेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग और करिकुलर स्ट्रेटेजीज एंड एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इंपेयरमेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग इंपेयरमेंट एंड स्पीच डिसेबिलिटी। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो थ्योरी के हैं और इन सभी के नाम आपको याद कर लेने हैं। बिल्कुल, कोई भी पूछेगा भाई आपके कोर्स का नाम क्या है, तो आप बता देना डीएड इन स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इंपेयरमेंट। ठीक है, हेयरिंग इंपेयरमेंट, ठीक है। या एचआई आप बोल देना, तो एचआई आप बोलोगे तो खुद कहेगा भैया एचआई को क्या कहते हैं, तो आप बताना तब हेयरिंग इंपेयरमेंट। ठीक है, तो ये सभी के सभी 6 सब्जेक्ट के नाम फर्स्ट ईयर के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज आपके लिए ये है कि जो आपका प्रैक्टिकल एरिया है, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपने टोटल 6 फाइल्स बनाई होंगी। 6 फाइल्स बनाई, उसमें से आपने जो है टीचिंग प्रैक्टिस की फाइल 2 बनाई। टीचिंग प्रैक्टिस की फाइल आपने कितनी बनाई? 2 बनाई टीचिंग प्रैक्टिस की फाइल, जहां पर आपने 20 लेसन प्लान्स आपने यहां पर किए, जिसमें से 15 आपने डिसेबिलिटी एरिया पर किए और 5 आपने नॉन डिसेबिलिटी एरिया पर किए। उसके पहले आपने स्कूल विजिट किया, रिपोर्ट तैयार की, कम से कम 8 रिपोर्ट आपने तैयार की। और आपने क्या किया, यहां पर जो है, यहां पर भी आपने 20 लेसन प्लान्स किए, यानी कि 10 लेसन्स, 5 प्री स्कूल में, 5 फर्स्ट टू 5th में। ठीक है, आपने यहां पर 10 लेसन प्लान्स किए, जो कि 5 प्री स्कूल में आपने किए और 5 लेसन प्लान्स आपने किए कक्षा 1 से कक्षा 4। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन सभी की रिपोर्ट तैयार की। कौन कौन से लेसन प्लान्स आपने किए, अभी देखिए आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस और आंसर भी आपको 50 प्लस क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, तो आप उनको भी कीजिएगा। हाँ, थ्योरी से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जो थ्योरी के आपके 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल फ्री हैंड में आपसे पूछ सकता है कि भाई कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसको हम लोग संप्रेषण बोलते हैं, संप्रेषण क्या है। आपसे पूछ सकता है कि भाषा क्या है, आपसे पूछ सकता है कि स्पीच क्या है, आपसे पूछ सकता है साइन लैंग्वेज क्या है, यानी कि सांकेतिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जितने मैं क्वेश्चंस बताता हुआ चल रहा हूं, इनको बिल्कुल नोट करते जाइए और ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार करके हुए जाइएगा वहां पर। ठीक है, और अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसी वीडियो में क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे, थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। इसके बाद में आपने जो दूसरी फाइल बनाई, वो आपने ये बनाई प्रैक्टिकल एरिया सेकेंड, जहां पर आपने कम्युनिकेशन के बारे में लिखा। तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल कम्युनिकेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपने प्रैक्टिकल एरिया 3, इसमें जो जो भी लिखा है आप अच्छे से याद करो। उसके बाद में आपने क्या किया, टीएलएम के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ग्रामर के बारे में, प्रोजेक्ट वर्क आपने जो बनाया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी आपने फाइल में लिखा है उसको अच्छे से याद करो। देन उसके बाद में 4 फाइलें आपकी ये हो गई। 5वीं फाइल आपकी बनेगी ऑडियोलॉजी की, और 6ठी फाइल आपकी बनेगी स्पीच एंड लैंग्वेज की। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज की। तो जो ऑडियोलॉजी की फाइल होगी वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये आपकी 5वीं फाइल। ठीक है, और ये आपकी 6ठी फाइल। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज की 6 फाइल। टोटल आपकी 6 प्रैक्टिकल फाइल और 6 ही आपके थ्योरी एग्जाम के सब्जेक्ट। आपसे कहेगा तो भैया 12 टोटल आपके हो जाएंगे। आपका जो है 6 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल, 6 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और थोड़ा इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग क्या क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एरिया के बारे में डिटेल में अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप तुरंत बताइए, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। लेकिन जो है अब देखिए यहां पर आपको पूरा विस्तार से दिया गया है। ठीक है, ये आपको पूरा विस्तार से दिया गया है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं, जो हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हैं। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जितने अभी मैंने आपको बताए वो भी याद कर लीजिएगा, और आगे भी जो जो बताऊंगा उसको भी याद करते हुए आगे बढ़िएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, दिव्यांगता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या होती है। तो आप कहोगे सर डिसेबिलिटी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेदिक, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है जहां पर आप दैनिक जीवन, दैनिक गतिविधियों में आपको प्रभावित करेगा, उसे आप क्या कहोगे, दिव्यांगता कहोगे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हेयरिंग डिसेबिलिटी क्या होती है, हेयरिंग इंपेयरमेंट क्या होता है, या आपसे कह दे कि भाई डीबी यानी कि डेसिबल क्या होता है। तो अगर आपसे कह दे कि भाई हेयरिंग इंपेयरमेंट क्या है, तो आप साधारण सी भाषा में कहोगे सर, ठीक है, कि कह सकते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को सुनने में कोई समस्या होती है उसे हम हेयरिंग इंपेयरमेंट के क्षेत्र में लाते हैं। तो अगर हेयरिंग इंपेयरमेंट अगर आप ऐसे बता दोगे तो फिर जो है वो समझेगा कि यार क्या, ये तो कोई भी बता सकता है कि हेयरिंग इंपेयरमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जामिनर से ये कह देते हैं कि भाई आरसीआई ने या भारतीय पुनर्वास परिषद ने हेयरिंग इंपेयरमेंट की परिभाषा दी थी और कहा था यदि हेयरिंग इंपेयरमेंट या बधिरता 70 डेसिबल होती है तो व्यक्ति को हम व्यावसायिक कार्यों में रखते हैं। ठीक है, व्यावसायिक कार्यों में रखते हैं। और अगर 55 डेसिबल तक होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे उसको हम शिक्षा में लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई क्या कारण होता है, हेयरिंग इंपेयरमेंट होने का क्या कारण होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो हेयरिंग इंपेयरमेंट का क्या कारण होता है सर, आप कह सकते हो सर जन्म से भी ये हो सकता है, हेयरिंग इंपेयरमेंट आपका जन्म से भी हो सकता है। उसके बाद में हेयरिंग इंपेयरमेंट आप कह सकते हो अगर कान में कोई, कारणों की बात कर लें, अगर कान में कोई खराबी होती है तब भी आपका हेयरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, तब भी हेयरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। किसी चोट के कारण भी हो सकता है, किसी रोग के कारण भी हो सकता है। ठीक, अगर आपसे कह देगा कि भाई हेयरिंग इंपेयरमेंट जो है उसकी गंभीरता को बताओ, हेयरिंग इंपेयरमेंट की गंभीरता को बताओ, तो आप ऐसे बताना कि अगर 0 से 25 डेसिबल, डी और बी हमेशा ऐसे लिखा जाता है, डी स्मॉल और बी बड़ा, तो वो किस में आता है, नॉर्मल में आता है। यानी कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भैया 0 से 25 डेसिबल तक की क्षमता को आराम से सुन सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मल हैं। अगर 26 से 40 डेसिबल तक की क्षमता होगी तो वो माइल्ड कैटेगरी में आएगा, यानी कि अति अल्प हेयरिंग लॉस में आएगा। ठीक है, अगर 41 से 55 डीबी के बीच में आप होगे तो आप आओगे मॉडरेट में, मॉडरेट में आओगे, यानी कि अल्प में आप आओगे। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, आप आओगे अल्प में, अल्प हेयरिंग लॉस आप कह सकते हो। ठीक है, मॉडरेट हेयरिंग लॉस आप कह सकते हो। अगर आप 56 से 70 डीबी के बीच में आओगे
ठीक है, तो आप मॉडरेटली यानी कि अल्पतम कहा जाएगा। अगर आप 71 से 90 डेसिबल के बीच में आते हो तो भैया गंभीर हेयरिंग लॉस होता है, गंभीर यानी कि सीवियर, ठीक है, सीवियर हेयरिंग लॉस होगा। अगर आप 91 डेसिबल से अधिक की क्षमता को भी नहीं सुन पा रहे हो तो भैया आप प्रोफाउंड यानी कि अति गंभीर हेयरिंग लॉस में आते हो। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए बहुत हिसाब से देखिएगा इस वीडियो को, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक। इससे होगा क्या कि जो भी आपकी चीजें हैं वो क्लियर होते हुए चलेंगी, ठीक। आपसे और क्वेश्चन हम करते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है अगला कि भाई जो है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अंतर। आपने डिसेबिलिटी जो है यूनिट 1.2 में पढ़ा होगा। इम्पेयरमेंट क्या होता है? अगर शरीर में कोई अंग में किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, कोई कमी हो जाती है शरीर या अंग में, तो उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। डिसेबिलिटी यानी कि कार्य करने की क्षमता में जो है कमी हो जाती है, उसको हम लोग डिसेबिलिटी बोलते हैं। हैंडीकैप यानी कि समाज में जो है हमेशा के लिए वो बाधा बन जाती है, तो उसको हम लोग हैंडीकैप बोलते हैं। यहीं पे आपका रिहैबिलिटेशन, जिसको हम लोग पुनर्वास बोलते हैं, तो कहोगे सर खोई हुई क्षमता को वापस पाना, खोई हुई क्षमता को वापस पाना, तो आपका क्या कहलाएगा? पुनर्वास कहलाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्रॉस डिसेबिलिटी, जहां पर सभी के लिए समान शैक्षिक और पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। सभी दिव्यांगताओं के लिए समान शैक्षिक पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? समय पर पहचानना और उसका हस्तक्षेप करना, जिससे कि बच्चे को लाभ हो सके, ठीक। तो वो क्या कहोगे आप? अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहोगे, ठीक है। हाँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ISLRTC, ठीक है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो आप कहां कहोगे सर? इसको कहोगे सर यह है कहां पर? न्यू दिल्ली में है, क्योंकि साइन लैंग्वेज का रिसर्च सेंटर यही है, ठीक है। साइन लैंग्वेज का रिसर्च सेंटर आपका यही है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, जब साइन लैंग्वेज वाला आएगा भैया तो आपसे क्या करवा सकता है? साइन लैंग्वेज यानी कि आई कैसे बनाओगे, ए कैसे बनाओगे, बी कैसे बनाओगे, लाल का साइन कैसा होता है, पीले का साइन कैसा होता है, किसी भी आप कह सकते हो कि भाई हेलो का साइन क्या होता है, बाय का साइन क्या होता है, थैंक यू का साइन क्या होता है, ठीक। और अगर आप कहोगे जो है क्लासरूम का साइन क्या होता है, क्योंकि आप लोग जब किसी बच्चे को टीचिंग करते हो, पढ़ाते हो, तो वहां पर क्योंकि वो बच्चे सुन तो पाते नहीं, जब वो सुन नहीं पाते तो आप किसी ना किसी साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको पढ़ाते हो, और जब साइन लैंग्वेज के माध्यम से आप उनको पढ़ाते हो तो यही तो कहोगे भैया, साइन में ही तो बताओगे। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई साइन लैंग्वेज में हमें जो है सभी डेज नेम बताओ, सभी मंथ्स नेम बताओ, ठीक है। तो ऐसे साइन लैंग्वेज आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, जब साइन लैंग्वेज वाला एग्जामिनर आता है। तो थैंक यू का साइन बताओ, हेलो का साइन बताओ, छोटे का साइन बताओ, बड़े का साइन बताओ, पापा का साइन बताओ, माता जी का साइन बताओ। तो ऐसे साइन लैंग्वेज आपसे कराए जा सकते हैं। जितना मैंने बताया है आप गूगल पे सर्च कर लो इन सब चीजों को, और एक बार साइन लैंग्वेज के बारे में, इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में आराम से देख लो, क्योंकि इंडियन वाली आप देखोगे, हो सकता है आपसे अमेरिकन वाली पूछ दे, लेकिन आप बताओ सर मैं इंडियन साइन लैंग्वेज को यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन साइन लैंग्वेज हमारी 2 हैंड से यूज की जाती है, 2 हाथों से यूज की जाती है, ठीक। तो आप लोग क्या करोगे? ऐसी चीजों को आप लोग बताओगे। इसको थोड़ा रब कर देते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। समझ में आ गया हो तो भैया वीडियो को लाइक करके जरूर बता देना, कमेंट में बताना हाँ सर इतना समझ में आ गया, आगे बढ़िए, ठीक है। समावेशी शिक्षा, आप लोग देखो लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो भाई, लाइक करने से कोई हमें पैसा नहीं मिलता, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग यार वीडियो को देख रहे हो, हमारी वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप उसको देख करके लाइक कर रहे हो, जबरदस्ती भी ना लाइक करो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें तो कहेंगे भैया आरपीडब्ल्यूडी क्या है, या समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में बैठा के पढ़ाओ,
ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाओ, तो क्या है, समावेशी शिक्षा है। ऐसे ही आगे अगर हम लोग बात करें आरपीडब्ल्यूडी क्या है, जहां पर आरपीडब्ल्यूडी की बात आएगी तो कहोगे सर 4% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में, 5% का आरक्षण शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, कहोगे सर 21 डिसेबिलिटी यहाँ पर बात की गई। आरपीडब्ल्यूडी यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, किसका नया रूप, तो कहोगे सर पीडब्ल्यूडी का नया रूप, ठीक है, पीडब्ल्यूडी 1995 का नया रूप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने रखा भी था, श्रवण बाधिता की परिभाषा तो आप बता सकते हो आराम से। डेफ और हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग में क्या अंतर है? सुनने की क्षमता बहुत कम या नहीं होती है। भाई किसी व्यक्ति को सुनने की क्षमता होगी तो या तो बिल्कुल कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हार्ड ऑफ हेयरिंग में क्या होगा, कुछ हद तक बच्चा सुनने की क्षमता रखता है। हार्ड ऑफ हेयरिंग की जब भी बात करता है तो कुछ हद तक बच्चा सुनने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग। और इसमें क्या होता है, सुनने की क्षमता डेफ में बिल्कुल नहीं होती या कम होती है, ठीक है। श्रवण बाधित के मुख्य प्रकार, कारण क्या है, अभी मैंने आपको बताया, आनुवांशिक हो सकते हैं, रोग चोट के कारण हो सकते हैं। कान के कितने भाग होते हैं? कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, बाह्य कान, मध्य कान, आंतरिक कान। और जो है बाह्य कान के भी आपके 3 भाग होते हैं, जहां पर मैंने आपको कान की संरचना के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। केवल 5 मिनट की वीडियो में हमने आपको कान के बारे में बहुत सुपर फास्ट तरीके से बताया, ठीक है। तो उसको अगर आपको देखना है तो 5 मिनट की जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। कान की संरचना के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भाई जब जो है आपका बाह्य कान होगा, जहां पर आपका पिन्ना होगा, ईयर कैनाल होगा और आगे जाकर के अंदर पर्दा मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो वो सारी चीजें। मध्य कान में क्या होता है, आंतरिक कान में कौन कौन सी चीजें होती हैं, स्टेपीज कहां पर होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये सब चीजें हमने आपको बता रखी हैं। उसके बाद में बाह्य, मध्य और आंतरिक कान का क्या कार्य होता है, तो बाह्य कान क्या करता है, ध्वनि ग्रहण करता है, आंतरिक कान ध्वनि को आगे बढ़ाता है, मध्य कान ध्वनि को आगे बढ़ाता है और आंतरिक कान क्या करता है, मस्तिष्क तक ध्वनि को पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाह्य कान में क्या होता है, पिन्ना होता है, जो हम लोगों को दिखता है ना, कान ऐसे ऐसे करके जो दिख रहा होता है, जिसको हम लोग पकड़ लेते हैं, वो क्या होता है, पिन्ना होता है। पिन्ना से आप देखते होंगे ऐसे एक जो है अंदर की तरफ आपको नहर जाती हुई दिखती होगी, नली जैसी जाती हुई दिखती होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर कैनाल बोलते हैं। और उसके बाद में एक पर्दा होता होगा, कान का पर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 भाग जो हैं वो आपके बाह्य कान में आते हैं। और जैसे ही पर्दे के अंदर जाता है तो ध्वनि को पर्दा क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर अंदर जो है ध्वनि को बढ़ाने वाले सारी चीजें होती हैं। फिर ध्वनि को मस्तिष्क तक जो पहुंचाता है वो आपका आंतरिक कान होता है। तो इस प्रकार से कान के 3 भाग होते हैं और तीनों भागों के अलग अलग भाग होते हैं, उनको आपको आराम से पढ़ लेना है। पढ़ करके ही जाना, बिना पढ़े हुए ना जाना। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। जरूरी सूचना ये है कि महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो पिछले साल के लगभग 3 से 4 सालों में आए हुए प्रश्न और उत्तर हैं, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सभी के सभी 6 सब्जेक्ट, आप लोगों के फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं, तो सभी के सभी 6 सब्जेक्ट के हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, तो भैया 9118182056 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, अपना नाम लिख दीजिएगा, हमको हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाली है उनकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। वो पीडीएफ आपको सारी की सारी 6 की 6 पीडीएफ आपको केवल 299 में मिलने वाली हैं, ठीक है भैया। ऑफर सीमित समय तक है, जिसको भी लेना है वो ले सकता है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ऑडियोग्राम क्या होता है, ऑडियोग्राम क्या होता है, ऑडियोमीटर क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ऑडियोग्राम क्या करता है, श्रवण परीक्षण का ग्राफ तैयार करता है, ठीक है। श्रवण परीक्षण किया जाता है, बच्चे की कान की जांच की जाती है, तो उसका जो ग्राफ तैयार होता है तो किसका काम होता है, ऑडियोग्राम का काम होता है, ठीक है। तो ऑडियोमीटर क्या है, तो सुनने की क्षमता मापने का उपकरण होता है। सुनने की क्षमता मापने का उपकरण क्या होता है, वो ऑडियोमीटर होता है आपका। हेयरिंग एड
क्या है, तो हम कहेंगे भाई सुनने में जो चीजें सहायता करती हैं वो हेयरिंग एड होती हैं। आप लोग देखते होंगे लोग जो है कान में मशीन लगा करके रखते हैं, कुछ लोग एम्पलीफायर लगा करके रखते हैं, माइक्रोफोन, ऐसे इस प्रकार से जो अलग अलग वाला होता है, और केवल एक कान की मशीन होती है। तो हेयरिंग एड के प्रकार क्या होते हैं, बीटीई होता है, आईईटी होता है, आईटीसी होता है, सीआईसी होता है, बॉडी वार्म हेयरिंग एड होता है। तो इतने प्रकार के आपके हेयरिंग एड होते हैं। ईयर माउट क्या है, तो कान के अंदर कान के अनुसार बनाया गया उपकरण जो हेयरिंग एड से जुड़ता है। भाई हर व्यक्ति, हर बच्चे का कान का जो ईयर माउट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप लोग जो है कान के अनुसार उसको बनवा करके लाएंगे तभी तो हेयरिंग एड आपके कान में अच्छे से फिट हो पाएगी, अच्छे से लग पाएगी। ठीक है। 6 साउंड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो MAUISHS ध्वनियों द्वारा श्रवण की जांच की जाती है। ऐसी जो ध्वनियां होती हैं इनके द्वारा श्रवण की जांच की जाती है। ऑडियोमेट्री ट्रेनिंग क्या है, ध्वनियों को पहचानने और समझने का प्रशिक्षण ऑडियोमेट्री ट्रेनिंग कहलाता है। भाई अगर आपको भी ऑडियोमेट्री ट्रेनिंग लेनी है आप ले सकते हैं। बच्चे जो बहुत दिनों तक नहीं सुन पा रहे होते हैं और कान का ऑपरेशन कराया जाता है, यानी कि कॉन्क्लेयर इम्प्लांट कराया जाता है, या किसी भी माध्यम से अगर वो सुनना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको भैया क्या इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कि आप ध्वनियों को पहचानो, वो कोई भी कर सकता है, नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का अंतर, भाई लैंग्वेज क्या है और कम्युनिकेशन क्या है, दोनों चीजें, संचार और भाषा क्या है, दोनों चीजें आप लोग पढ़ के जाइएगा कि भाई लैंग्वेज आप किसको कहोगे, कम्युनिकेशन किसको कहोगे। ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होता है, संचार का माध्यम, आप किसी लैंग्वेज से जो है दूसरों को बता सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, आप जो है लिख करके कम्युनिकेशन कर सकते हो, साइन लैंग्वेज के माध्यम से कर सकते हो, पढ़ करके कर सकते हो, किसी भी माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, बोल करके कर सकते हो, लिख करके कर सकते हो। तो ऐसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, और उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने का माध्यम जो होता है वो लैंग्वेज होता है, किसी ना किसी लैंग्वेज में ही आप करोगे। ठीक है। कम्युनिकेशन के मुख्य माध्यम कौन कौन सा होता है, देखिए वाणी, लेखन, सांकेतिक भाषा, हाव भाव, चित्र, इन सभी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, संप्रेषण कर सकते हो। हिंदी में कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। उसके बाद में ओरल आपका अप्रोच होता है, सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करने की यह विधि होती है। टोटल कम्युनिकेशन क्या है, संचार के सभी माध्यमों का संयुक्त उपयोग करना क्या है, टोटल कम्युनिकेशन। ठीक है। एजुकेशनल बायलैंग्वेजिज्म क्या है, तो कहेंगे आईएसएल को पहली और लिखित बोली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करना। भाई अगर जो है हेयरिंग इंपेयरमेंट बच्चा है तो सबसे पहले आप आईएसएल को प्रयोग करोगे, और आईएसएल का प्रयोग करते करते आप दूसरी भाषाओं का प्रयोग कर सकते हो, चाहे वो लिखित के माध्यम से या बोल के माध्यम से। तो भैया नेक्स्ट है आपका इंडियन साइन लैंग्वेज क्या है, तो कहेंगे भारत में उपयोग की जाने वाली सांकेतिक भाषा। ठीक है। फिंगर स्पेलिंग क्या होती है, जो उंगलियों के द्वारा अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है, आप उंगलियों के द्वारा SHI जो भी आप चाहे वो बना सकते हैं, A से Z तक आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी फ्रूट का नाम आप बना सकते हैं, अपना नाम आप बता सकते हैं कि भाई साइन लैंग्वेज में आपका नाम क्या होगा, आपकी मम्मी का नाम क्या होगा, आपने जिस बच्चे को पढ़ाया उसका नाम साइन लैंग्वेज में क्या होगा। तो आपको इंडियन साइन लैंग्वेज के माध्यम से सभी अक्षरों को बताना पड़ेगा कि A कैसे बनता है, B कैसे बनता है, C कैसे बनता है, D कैसे बनता है, Z कैसे बनता है। ठीक है। थैंक यू किसे कहते हैं, और आप कह सकते हैं कि लाल का साइन क्या होता है, रात का साइन क्या होता है, गुड मॉर्निंग का साइन क्या होता है, गुड नाइट का साइन क्या होता है, दोपहर का साइन क्या होता है, गुड इवनिंग का साइन क्या होता है, थैंक यू का साइन क्या होता है, सॉरी का साइन क्या होता है। तो ये साइन लैंग्वेज आप लोग बढ़िया तैयार करके जाना। जिसको नहीं आ रही है तो जो भी आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं उसको। ठीक है। सारे के साइन आपको मिल जाएंगे, जितने साइन आप तैयार कर सकते हो उतने साइन को आप तैयार करना, दोनों हाथों से करने की कोशिश करना। ठीक है। आईएसएल आप कर रहे हो क्योंकि। इंडियन मैनुअल अल्फाबेट क्या है, तो कहेंगे भारतीय भाषाओं के अक्षरों को हाथों के संकेतों से व्यक्त करने की प्रणाली है। इंडियन साइन सिस्टम क्या है, तो कहेंगे भारतीय भाषाओं के व्याकरण के अनुसार संकेतों का उपयोग। स्पीच क्या है, ध्वनि के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। स्पीच टीचिंग क्या होती है, तो कहेंगे सही उच्चारण और सही वाक्य विकसित करना। AVA यानी कि और आपका ऑडिटरी वर्बल अप्रोच क्या है, तो कहेंगे सुनने की क्षमता के माध्यम से भाषा और वाणी विकसित करने की पद्धति। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावी तरीके से बेहतर बनाना। TLM का महत्व क्या होता है, सीखने के लिए सरल, रोचक और
प्रभावी बनाया जाता है। लेसन प्लान क्या है तो कहेंगे लेसन प्लान आप लोग बना करके ले जाते होंगे बच्चे को, और भैया चार्ट चित्र टीएलएम बना करके आप बच्चे को ले जाते होंगे, और जब टीएलएम बना करके बच्चे को ले जाएंगे जिससे बच्चा रोचक तरीके से प्रभावी तरीके से सुनेगा तो लेसन प्लान में ही तो उसको आप ऐड करोगे। तो भैया ये कहोगे कि जो हमने पहले पाठ्य योजना बना ली और हम क्या करेंगे बच्चे के सामने विकसित, बच्चे को हम जाकर के पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अच्छे लेसन प्लान की विशेषता क्या होती है, आप समय पर बच्चे का जो है बच्चे को जो है रिइंफोर्समेंट हो, आप समय पर उसका उद्देश्य डिजाइन करके ले जाओ। उसके बाद में आप उचित सामग्री ले जाओ, उचित सामग्री में आपका टीएलएम वगैरह आता है, सही गतिविधियां करो, सही रूप से आप बच्चे का मूल्यांकन करो। तो ये सब एक अच्छे लेसन प्लान नियोजित करने की विधियां होती हैं, ठीक, स्पष्ट रूप से, ठीक है भैया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि भाई डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन क्या होता है, तो आपका प्रशिक्षक द्वारा प्रस्तुत आदर्श पाठ। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या होती है, तो कक्षा अवलोकन पर आधारित लिखित रिपोर्ट होती है। ये आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो और लिखित रूप से उसको बता रहे हो कि भैया आप जो है ये कर रहे थे। स्कूल विजिट रिपोर्ट क्या होती है, स्कूल की जो भी सुविधाएं हैं उसके बारे में जानना, सुविधाओं के बारे में जानना, स्कूल व्यवस्था के बारे में जानना, शिक्षण के बारे में जानना और निष्कर्ष निकालना कि और इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कंटेंट टेस्ट क्या होता है, तो विषय ज्ञान की जांच के लिए किया गया परीक्षण। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, कक्षा में अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था बनाए रखना। स्पीच क्या है, तो विचारों और ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया है। लैंग्वेज क्या है, विचारों और भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करने की प्रक्रिया प्रणाली। स्पीच टीचिंग क्या है, सही उच्चारण बोलने का प्रशिक्षण देना। स्पीच किट क्या है, तो वाक्य प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाली शिक्षण सामग्री संग्रह, ठीक है। स्पीच असेसमेंट क्या है, तो कहोगे सर वाणी की क्षमता का आकलन करना। आप कह सकते हो इंटेलिजिबिलिटी क्या है, तो कहोगे सर किसी व्यक्ति की वाणी कितनी स्पष्ट है इसको समझना। स्पीच पैरामीटर्स क्या होता है, पिच, लाउड, ड्यूरेशन, हाँ SODA, ठीक है। सोडा, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन, सोडा। इस सोडे की फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना, ठीक है। सोडे की फुल फॉर्म क्या होती है, अब ये ना कह देना, क्योंकि बहुत बार जब है क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि सर सोडा क्या होता है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सर सोडा तो खाने वाला होता है, सोडा जो है हम लोग डाल देते हैं तो बेकिंग सोडा होता है। तो ये नहीं, ठीक है, ये कोई सोडा नहीं होता, ठीक ना भैया। SODA का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूशन। लिख लो भैया, लिख देता हूं नहीं तो कहोगे सर ने बताया नहीं। सब्स्टिट्यूशन, O का मतलब होता है ओमिशन, डिस्टॉर्शन एंड एडिशन, ठीक है। ये आपके स्पीच में काम देता है भैया, ठीक है ना। उसके बाद में AVA क्या है, मैंने आपको बताया, एक दो क्वेश्चन मेरा रिपीट भी हो गए हैं, ठीक है। ग्रुप स्पीच टीचिंग क्या होती है, एक साथ कई बच्चों को वाणी प्रशिक्षण देना। यहाँ पर एक जो है शिक्षक प्रशिक्षक बैठा होता है, ये सारे बच्चे बैठे होते हैं और इनके कान में जो है हेयरिंग एड लगी होती है सबके, यहाँ से कोई बोलता है फिर इनको फिर इनको फिर इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पीच का प्रशिक्षण देना सभी बच्चों को। इंडिविजुअल स्पीच टीचिंग क्या होती है, किसी एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से वाणी प्रशिक्षण देना। ऑडियोग्राम क्या होता है, श्रवण हानि की मात्रा और प्रकार जानने के लिए। हेयरिंग एड और डेली चेक कैसे कर सकते हैं, हेयरिंग एड को डेली चेक कैसे करेंगे, उसकी बैटरी चेक करो, उसकी ध्वनि को चेक करो, उसकी स्पष्टता को चेक करो, ठीक है, उपकरण की कार्य क्षमता को चेक करो। आईसेल का महत्व क्या होता है, श्रवण बाधितों के लिए प्रभावी संचार कम्युनिकेशन अगर करना है तो भैया लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, तो एक शिक्षण को व्यवस्थित बनाने के लिए। आप जाते हैं किसी लेसन प्लान को बनाने के लिए, आप वहां पर टीचिंग करते हैं, बच्चे को जो भी प्रशिक्षण देते हैं, पीछे एक बैठा हुआ शिक्षक आपको बताता है कि आपने कहाँ पर गलती की, फिर आप उसको सुधार करके लाते हैं और फिर वहां पर आप जो है पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते थे, लेसन प्लान करते थे, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल का क्या महत्व, जो भी आपने कार्य कौशल एक साल में किया उसका प्रमाण, इसको हम लोग प्रैक्टिकल फाइल बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको, एक एक चीज को याद कर लीजिएगा, इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया। मिलता हूं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा। आपके अपने चैनल एग्जाम टर्की पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।